कि विपक्ष के पास में कहने के लिए शब्द नहीं है, वो निशब्द है। भाजपा में विकास हुआ लेकिन खोखला विकास हुआ। किसान अपने अधिकारों की भी बात करते हैं और किसान अपने भविष्य को भी देखेंगे। झाड़ू चलेगा और बहुत अच्छे से चलेगा। यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, कहीं पे भी टीचर्स नहीं है। सरकारी अस्पताल है, उसमें डॉक्टर नहीं है, मात्र रेफर सेंटर बन के रह गया है। पिछले 11 दिन से हमारे भाजपुर में मृतक आश्रित बेचारे भूख हड़ताल पे बैठे थे। एक भी भाजपा का कार्यकर्ता भी जाके उनके पास नहीं बैठा। अल्ट्रासाउंड मशीन है यहाँ चलती है। मोदी जी ने कहा था वो डबल इंजन लगा दो, सारी सुविधाएं हो जाएंगी, मगर सच्चाई ये है भी 4.5 साल जो पहला इंजन था वो तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। युवा खाली ऐसी बैठे बैठे आपकी सरकार में देख रहे हैं कि वैकेंसी आए। सबसे ज्यादा धांधली आपकी सरकार में लाइव पेपर चल रहा था, वहाँ पे नकल चल रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुभाष गौड़। आज न्यूज वर्ल्ड इंडिया किस्सा कुर्सी के खास कार्यक्रम में आज पहुंचे हैं हम भाजपुर विधानसभा सीट पर। यह सीट इसलिए भी हॉट है क्योंकि कहा जा सकता है कि कुमाऊं मंडल की सबसे हॉट सीटों में इन्हें गिना जाता है, क्योंकि यहाँ से विधायक हैं यशपाल आर्य, जो कि भाजपा में मंत्री थे, लेकिन अब उन्होंने भाजपा का दामन छोड़ दिया और कांग्रेस में एक बार वो फिर शामिल हो गए हैं। लेकिन बड़ी चीज ये है कि इसके बाद क्या भाजपुर की जो जनता है वो उन्हें अपना प्यार 2022 के विधानसभा चुनाव में दिखाएगी या फिर इस बार उन्हें विदा कर देगी। कुल मिला के कहा जा सकता है कि इस सीट के क्या है मायने और साथ ही यहाँ की जनता क्या इस बार फिर से यशपाल आर्य पर भरोसा करती है और इस समय उन्होंने कितना विकास कार्य इस विधानसभा सीट पर किया है। लेकिन उससे पहले आपको जनता से भी मिलाते हैं, क्योंकि हमारे साथ यहाँ कई लोग मौजूद हैं जो बताएंगे कि विधायक जी ने क्षेत्र में कितना काम किया। इसके साथ ही हमारे साथ प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद है। अगर भाजपा से बात कर ली जाए तो भाजपा से हमारे साथ हैं गौरव शर्मा जी, जो कि यहाँ अपना नेतृत्व रखेंगे और बताएंगे कि कितना विकास कार्य हुआ या नहीं हुआ। इसके साथ ही कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र बेदी जी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी जो पहली बार उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं दीनदयाल सिंह जी, और साथ ही हमारे साथ किसान नेता भी यहाँ मौजूद हैं जगत राम बाजवा जी, जो बताएंगे कि किसान की क्या खास चीजें हैं, किस तरीके से जो किसान हैं वो यहाँ अपनी पकड़ रखते हैं। कुल मिला के कहा जा सकता है शुरुआत की जाएगी सबसे पहले कांग्रेस से। सर, आपके टीम में अब यशपाल आर्य जी पहुंच चुके हैं, आप बताइए कितना विकास कार्य उन्होंने इस सीट पर किया था। ये जब 2012 से लेके 15 यहाँ कांग्रेस सरकार थी, हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, उस समय काफी विकास हुआ था, क्योंकि उससे पहले निशंक सरकार बीजेपी सरकार थी। यहाँ खनन के चलते सारी सड़कें खत्म हो चुकी थी, तो हरीश रावत जी ने पूरा अपार धन दिया था, यहाँ पे पूरा विकास हुआ है। और ये पिछले जो 5 साल आए उससे फिर स्थिति जो यहाँ की सही नहीं है। कांग्रेस विकास करती है और आज तक जो भी स्ट्रक्चर सारा जो आज जनता जिसको देख रही है, जिसका लाभ मिल रहा है, वो कांग्रेस के हाथों ही हुआ है। तो आपने यशपाल आर्य जी को ले लिया, जब उन्होंने विकास नहीं किया तो किस मायने में आपने उन्हें वापस अपने पास बुला लिया? नहीं, वो तो कांग्रेस के ही थे। कोई गए क्यों थे? वो तो उनकी अपनी निजी कोई दिक्कतें होंगी, वो तो वही जान सकते हैं, हम उसमें क्या बताएंगे। क्या क्या निजी दिखते हैं? एक तो वो टिकट 2 मांग रहे थे। आप कितने मांग रहे हैं आपके पास आके? कांग्रेस में 1 टिकट का ही प्रावधान है। इस बार बेटे को नहीं या तो उनको या बेटे को? नहीं, वो देखो उस समय अब क्या, ये तो बड़े नेताओं की बात है, क्या बात हुई है, क्या पॉलिसी है उसमें, ये हम क्या जाने उसमें। मतलब ये माना जाए कोई डील के साथ वो आप फिर शामिल हुए हैं? नहीं, वो तो ये भाजपा से दुखी होके आए हैं और क्या है। चलिए, भाजपा से दुखी होकर आए। सर, आप बताइए कितना विधायक जी ने यहाँ काम किया? हमारे भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति विशेष बड़ा नहीं होता है। हमारे यहाँ पर सदैव पार्टी बड़ी होती है और पार्टी के द्वारा पिछले 5 वर्षों में जब हम लोग 2017 में सरकार बनाने की ओर अपना कदम बढ़ा रहे थे, तो यहाँ भ्रष्टाचार और यहाँ लूटपाट, यहाँ गुंडागर्दी, गोलियों की यहाँ पर आवाज़ सुनाई पड़ती थी। उसके बाद में पार्टी का जो निर्णय हुआ, पार्टी ने एक व्यक्ति विशेष को यहाँ पर, जो आपने जिनका नाम अभी लिया, उनको टिकट दिया और पार्टी के द्वारा जो भी योजनाएं हैं, जो भी लाभ इस भाजपा विधानसभा को देना चाहिए था, उसको हर तरीके से, सड़क हो, शौचालय हो, पानी हो या मूलभूत आवश्यकता हो, और उससे बढ़ चढ़ कर भी जो भी योजना की स्वीकृति देनी चाहिए थी, वो भाजपा सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री
और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कार्य होना चाहिए था इस विधानसभा को। विधायक जी ने सारे काम किए? हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, विधायक जी ने हाँ, विधायक जी ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे और उनकी योजना को यहाँ पर क्रियान्वयन करवाया। तो फिर वो यहाँ से चले क्यों गए? पार्टी क्यों छोड़ दी? कहा तो ये जा रहा है कि काम नहीं किया, इसलिए सीट बदलने के चक्कर में उन्होंने पार्टी छोड़ दी। मैं अपने न्यूज वर्ल्ड के जो आप हमारे सम्मानित भाई हैं, मैं थोड़ा ये कहूँगा कि आपका यहाँ स्वागत है, थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा होमवर्क करने की आवश्यकता है। ये तो कोई नहीं कहेगा कि यहाँ पर काम नहीं हुआ, सिवाय हमारे विपक्षी मित्रों के अलावा। काम तो इतना हुआ है कि विपक्ष के पास में कहने के लिए शब्द नहीं है, वो निशब्द हैं। और कहने वाला जो भाव आपने कहा कि यश पाल जी क्यों चले गए, वो तो जग जाहिर है कि क्यों चले गए, क्योंकि लोभ लालच कभी भी किसी व्यक्ति का कभी भी मन पलट सकता है। वो जाने का उनका अपना व्यक्तिगत कारण था और वो ही बता पाएंगे कि वो क्यों गए। चलिए, वो ही बताएंगे वो क्यों गए। लेकिन सबसे पहले हम किसान नेताओं से पूछते हैं, सर आप लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही उत्तर प्रदेश में भी और यहाँ भी। अब आप किस तरीके से देखते हैं, क्या किसान जो चीज़ चाहता था उत्तराखंड में वो उनको मिला? देखो, किसानों की जहाँ तक स्थिति है, किसानों को अगर कुछ मिला होता तो आज वो सड़कों पर नहीं आते ना। तो लंबे समय से किसानों की जो समस्याएं हैं उनके प्रति किसान इस बार जागरूक हुए हैं। और ये इस आंदोलन की कह लो या इस मूवमेंट की कह लो, किसान आंदोलन जो चला है उससे अब किसान अपने अधिकारों की भी बात करते हैं और किसान अपने भविष्य को भी देखेंगे। भाजपा सरकार क्या बेहतर काम कर रही है इस विधानसभा सीट पर? देखो, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें इस विधानसभा के संबंध में, तो हम जहाँ बैठे हैं, यहाँ ये कार्यक्रम चल रहा है, तो मेरे भाजपा के मित्र बैठे हैं, उनसे जरा सरकारी अस्पताल की स्थिति पूछ लो, कितने डॉक्टर हैं यहाँ पर, क्या हालात है। और इसी से पता चल जाएगा कि भाजपा के मित्रों ने या भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने कितना काम किया है, कितना चिंतन है। और बाकी साथी और बैठे वो बताएंगे आपको। मैंने तो एक ही विषय बताया, उस पर पूछ लेना अभी कि बाजपुर हॉस्पिटल की क्या स्थिति है। सर एक और सवाल, विधायक जी पार्टी बदल देते हैं, क्या लगता है कि जनप्रतिनिधि को इस तरीके से लगातार पार्टी बदलनी चाहिए? देखिए, लोकतंत्र में ये सारी स्वतंत्रताएं हैं, इसीलिए बदलते हैं। बात इस पे है कि नेता पार्टी बदलता है, बात स्वीकार्यता की है कि लोग उस पार्टी बदलने को स्वीकार करते या नहीं करते। मेन तो जनता जनार्दन है ना सबसे महत्वपूर्ण। तो ये जनता तय करेगी कि उनकी पार्टी बदलने को जनता पसंद करती है या नहीं करती। जनता पसंद करेगी आम आदमी पार्टी। आप पहली बार यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है आपका झाड़ू चल पाएगा इस सीट पर? सर झाड़ू चलेगा और बहुत बहुत अच्छे से चलेगा। और जितनी भाजपा कांग्रेस की गंदगी, राजनीतिक गंदगी है, वो सारी साफ होंगी इस बार। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जैसे आपने भाई से पूछा कि बाजपुर का विकास, बाजपुर में विकास हुआ लेकिन खोखला विकास हुआ। मैं आज बाजपुर की बात करूंगा। बाजपुर में एक मिनी स्टेडियम बना, अभी 2 महीने हुए उद्घाटन हुए। आज उसकी दीवार की पपड़ियां टूट रही हैं, ईंटें खिसक रही हैं। आप जरा यशपाल जी घर जाके देख लो, उसमें तो 20 साल हो गए, एक पपड़ियां निकल रही हैं। बट इस 2 महीने में स्टेडियम की दीवारें खिसक रही हैं। वहां एक हॉल बना है जिस पर लिखा है टेबल टेनिस रूम, टेबल टेनिस कोर्ट। उसमें आप देखेंगे तो टेबल नहीं है, उसमें बिना टेबल टेनिस खेल सकते हैं। एक लिखा है बैडमिंटन कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट में उसका खंबा नहीं है, नेट नहीं है। कोई बच्चा बिना खंबे के, बिना नेट के, बिना वॉलीबॉल बॉल के बैडमिंटन वॉलीबॉल खेल सकता है? ये विकास हुआ यहाँ पे। बिल्डिंगें बन गई, कमीशन खा लिया गया, भ्रष्टाचार खूब हुआ, लेकिन विकास नहीं हुआ, जनता को उसका फायदा नहीं पहुंचा। जैसा बड़े भाई ने कहा, अस्पताल की स्थिति आप देख लीजिए जी। ठीक है, आपने कहा विकास तो हुआ लेकिन खोखला विकास हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। सर आपसे सवाल पूछेंगे, सभी राजनीतिक दल यहाँ मौजूद हैं, किसी से आपका कोई सवाल? नहीं, मेरा तो भारतीय जनता पार्टी से ही सवाल है कि जो ये राजनीति करते हैं और विकास की बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, कहीं पे भी टीचर्स नहीं है, सरकारी अस्पताल है उसमें डॉक्टर नहीं है, मात्र रेफर सेंटर बन के रह गया है। आम पब्लिक को इसकी बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। इस विषय पे ये आप भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे भाई हैं उनसे जवाब चाहिए। चलिए सर, ये तो मूलभूत सुविधाओं की बात उन्होंने की कि हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, शिक्षक नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि लोगों ने बेहतर विकास किया, डबल इंजन की सरकार बहुत तेजी से काम करती है, लेकिन विकास है कहाँ? मैं इनका थोड़ा सा चाहूंगा कि अपना रुख करें यहाँ के बाजपुर की सड़कों के ऊपर करें, यहाँ पानी की व्यवस्था को देखें। पिछले सर उनका सवाल शायद आपने सुना नहीं। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की, स्वास्थ्य की सुविधाओं की बात कर रहे हैं, सड़कों की नहीं। चिकित्सा के क्षेत्र में जितने गर्त में पिछले पूर्व में हमारा हॉस्पिटल था, उसकी स्थिति को एक बार इनको 2017 से देखना चाहिए कि उसके बाद में यहाँ पर
जो पीछे हमने कोविड में अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो हमारा भाजपुर लक्की रहा, सौभाग्यशाली रहा कि हमारे चिकित्सा क्षेत्र के सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और यहाँ इसी हॉस्पिटल में काम हुआ। इनसे पूछिए वैक्सीनेशन में किसी को कोई दिक्कत हुई क्या? वो अगर वहाँ पर डॉक्टर नहीं है या फिर अन्य सुविधाएं वहाँ नहीं है तो वो कैसे हो गया? अगर बात करें कोविड में, दूसरा जब हमारी वेबसाइट उस कोविड के अंदर जहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था के लिए लोग परेशान थे, मौत का नाम गाली नहीं है, हम लोग कहीं ना कहीं एक प्रकार से ऐसी स्थिति में खड़े थे कि भाई बहन सबसे मिलने के तैयार नहीं थे, बाप बेटा किसी को मिलने के तैयार नहीं था। वहां पर आज चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे इस भाजपुर में ऑक्सीजन का प्लांट लग गया और उसके बाद में आज चिकित्सा के क्षेत्र में जहां आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारा एम्स हमारे इस उधम सिंह नगर के अंदर भी बनने जा रहा है। अच्छा सर, ये अस्पताल में कितने डॉक्टर हैं आपके यहाँ? देखिए ऐसे गिनती में तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये पता है कि कितने हैं? कुछ आइडिया लगभग तो होगा। लगभग वाला विषय तो ये है कि लगभग 2-3 डॉक्टरों की मांग अभी हमने भी किया और हो सकता है कि सप्ताह वो हो जाएं, लेकिन ठीक है। चुनाव आते आते मांग भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव देख के काम नहीं करती। तो फिर इतनी देरी में क्यों मांग? क्यों डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं थी आपकी विधानसभा में? आवश्यकता पूर्ति करते हुए, चूंकि इतनी गर्त में उसकी स्थिति थी, पूर्ति करते हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं, इस समय पर पहुंचे हैं। उस गर्त से यहाँ तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता है साहब। ये हमारी जो सड़कों की उत्तराखंड की जो हॉट मिक्स की पहचान बनाई है वो भी कांग्रेस ने बनाई, और कांग्रेस के समय ये सारा हमारा जो स्वास्थ्य केंद्र है ये बना, सारी मशीनें थी और हर मरीज का मतलब रोग का डॉक्टर था। ये तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने गर्त में डाला। तो ये तो आज सारा देश का जनमानस छला महसूस कर रहा है, इनकी लुभावनी शब्दावली में छला गया और हर वर्ग दुखी है। अब ये भाजपुर ये प्रत्यक्ष जो हमारा पहले सुसज्जित सारे डॉक्टरों से सारी सुविधाओं से था, आज ये प्रमाण है। और ये सारी चीजें इसमें एक क्या कहा जाए, युवा परेशान है, उनसे वादे करे थे, कोई भी जो इन्होंने अपने वादे करे हैं वो पूरे नहीं करे और आज सर वादे कोई भी पूरे नहीं हुए आप लोगों के। देखिए हमारे माननीय अध्यक्ष जी कांग्रेस से बैठे हैं, मैं इनसे बड़ा इस बात से खुश भी हूं कि ये माननीय हरीश रावत जी के चाल बल चल रहे हैं। उन्होंने हमारे माननीय इस उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री के सामने चैलेंज किया कि मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा अगर आप रोजगार के विषय में आप कोई भी आंकड़ा दें। उन्होंने कहा था कि 3200 से ज्यादा का अगर आप आंकड़ा दे देते हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अध्यक्ष जी भी उस दिशा पर चल पड़े हैं, मुझे लगता है कि एक कदम आगे बढ़ गए हैं। अभी हमने 17,342 का आंकड़ा दिया था और 24,000 लोगों की भर्ती प्रक्रिया हमारी जो है वो लगभग पूरी होने को है। तो आप कौन सी बात कर रहे हैं? आप हम बनाते हैं तो आप कहते हैं वो कांग्रेस ने बनाई। पिछले 5 वर्षों में जो काम हुआ है सिर्फ वो सड़क, पानी, बिजली, इसके अलावा इस भाजपुर के अंदर अगर आप किसी बच्चे से पूछेंगे, किसी बालिका से पूछेंगे, एकलव्य विद्यालय की बात करेंगे, आप यहाँ शिक्षा की बात करेंगे, आप स्टेडियम की बात करेंगे, हमने नींव रखी है, हमने उसको पूरा किया है। और माननीय मोदी जी जिस काम को अपने समय में उद्घाटन जिसकी शिलान्यास करते हैं, जिसका आधार रखते हैं, उसका शिलान्यास, उसका उद्घाटन भी स्वयं करते हैं। चलिए आप कुछ कह रहे थे सर। हमारे बीजेपी के जो भाई बैठे हैं ये कह रहे हैं कि युवाओं के लिए जो किया सिर्फ कागजों में किया, कोई भर्ती नहीं। और पिछले 11 दिन से हमारे भाजपुर में मृतक आश्रित बेचारे भूख हड़ताल पे बैठे थे, एक भी भाजपा का कार्यकर्ता भी जाके उनके पास नहीं बैठा। भूखे प्यासे वो तो जब कल अपनी नौकरी के लिए, जिसमें से एक लड़के की बेचारे की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई तो उन्हें रेफर किया गया। तो इतने बड़े बड़े यहाँ पे नेता हैं भाजपा के हमारे, एक भी बंदा जाके उनके पास नहीं गया कि भी इनको कोई, पहले इन्हें मुख्यमंत्री जी से इन्होंने बात करके कि हाँ भी उन्हें नौकरी दी जाएगी, 2 दिन का अब उन्होंने लिया है। कल किसानों ने जब कहा कि हाँ भी अब किसान उनका समर्थन करेंगे तो इन्होंने धरना वो उठवा दिया गया। जो रोजगार कहीं नहीं दिया गया। जो रोजगार की बात भाजपा सरकार कर रही थी वो यहाँ युवाओं को अभी तक नहीं मिला, ऐसा उनका कहना है। देखिए बहुत अच्छी बात वो अपने मन से कह रहे हैं, अपने शब्दों को उनको कहना भी चाहिए, यही लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और भाजपा सरकार में सबको अपना बात कहने का अधिकार भी है। जहां आप मृतक आश्रित का विषय आपने छेड़ा है तो मैं आपको बता दूं कि भाई सबको शायद जानकारी नहीं है कि माननीय न्यायालय में पूर्व में एक व्यक्ति द्वारा वहां पर जाकर उसको पेंडिंग में वो विषय रखा गया था और ये सरकार पहली बार ऐसा काम कर रही है कि मृतक आश्रित वाले विषय में जो पेंडेंसी कांग्रेस सरकार ने की थी उसको पूर्ण करने का काम भारतीय जनता पार्टी। अच्छा सर, मैं देख रहा हूँ आप जितने भी लोग सवाल पूछ रहे हैं सबसे कह रहे हैं उनको जानकारी नहीं है, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं बताया यहाँ डॉक्टर कितने हैं।
ठीक है, डॉक्टर का विषय अगर आप कहते हैं वाले विषय की जो आप बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि 2, 4, 5 डॉक्टर कम होंगे और उसकी मांग। अच्छा, यहाँ एक्सरे मशीन है, हाँ जी, बिल्कुल है। अल्ट्रासाउंड मशीन अल्ट्रासाउंड मशीन है यहाँ पर। चलती है? उसमें हमने मांग की थी, अभी मैं पूर्व में 3 दिन पहले ही मिलकर आया हूँ। वहाँ पर एक व्यवस्था के अनुरूप एक व्यक्ति जिसकी हमें आवश्यकता है, मुझे लगता है संभवतः 2 दिन में आ जाएगी, क्योंकि कुछ कारण थे ऐसे कि कुछ हम लोगों को जो इसके संबंधित जो ऑपरेटर होते नहीं मिल पा रहे थे, उसको माननीय धामी जी ने स्वीकृति कर दी और 3 दिन में मतलब जल्दी मिल जाएगा जनता को, ये आपका कहना है। सर, मैं आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसान भूल ये विधानसभा भी है। लगता है किसानों के लिए अभी कोई काम करने की ज़रूरत है या भाजपा सरकार ने कोई बेहतर काम किया हो? क्योंकि आप लोग लगातार सरकार से मांग करते हैं कि गन्ना का भुगतान नहीं हुआ और अन्य कई मांगों को लेकर आप प्रदर्शन नाराज़ रहते हैं। तो ये कब तक किसानों के साथ दोहरा अन्याय भाजपा सरकार करेगी, ऐसा आपको लगता है? किसानों की जहाँ तक बात है ना, भारतीय जनता पार्टी विज्ञापन पर देती है। अभी एक भाई ने बात करी आश्रितों वाली, वो चीनी मिल के आश्रितों की बात है, तो आप कितना गंभीर होंगे ये किसानों के संबंध में। अभी आप कल का अखबार देखिए, उसमें है कि जो किसानों के गन्ने का जो सिरप बना, वो नालियों में बहाना पड़ा फैक्ट्री को। फैक्ट्री कभी बंद हो गई, कभी चल गई। अब भुगतान के लिए 1 साल तो पहले हम गन्ना पैदा करते हैं, फिर उसके बाद 1 साल हम आंदोलन करते हैं भुगतान के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बातों में सारा कुछ पूरा कर देती है, बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके, रोजगार भी और किसानों के लिए भी न जाने क्या कर दिया। कल भी मैं एक जगह लिखा था, होर्डिंग देख रहा था, लिखा था किसानों को कर्जा मुक्त किया, किसानों को माला माल कर दिया। किसान आज भी आत्महत्या करने को मजबूर हैं। किसानों ने आपसे एक साल से ज़्यादा 12 महीने 13 दिन सड़कों पर आपने किसानों को बैठा दिया। तो ये सरकार सिर्फ ये कहूँ आभासी एक लगता है आपको सर, जैसे किसान आंदोलन बड़े स्तर पर कराया गया, वैसे किसान आंदोलन उत्तराखंड में भी सरकार के खिलाफ होना चाहिए, तब जागेगी वो? दरअसल किसान अब जागा है, किसान और मजदूर अब जागा है। और निश्चित रूप से अब जो ये राजनीतिक पार्टियां आगे, अब चुनावी माहौल भी आ रहा है और इसमें सब लोग क्वेश्चन करेंगे, और जो भी पार्टी किसानों मजदूरों को इग्नोर करेगी, वो अब सत्ता की कुर्सी तक आने में मुझे नहीं लगता कि सफल हो पाए। और बाकी एक जरूर मैं आपसे इस माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हमारी बाजपुर की जो सबसे बड़ी समस्या है, उसके संबंध में हमारे डॉक्टर साहब इन्होंने एक अभियान भी चलाया था। लेकिन सर, भाजपा के नेता कह रहे थे स्वास्थ्य सुविधा तो इतनी बेहतर है कि आज तक देखा नहीं। से कि मैं इसलिए नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप सोचेंगे कि बार बार ये राजनीतिक पार्टी एक ही पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये सामाजिक लोग भी, इनसे आप पूछिए। सर, आपने कहा तो सर, हॉस्पिटल को लेकर आप पहले आपसे लेते हैं सवाल। मेरा नाम अरुण शर्मा है और अभी हमने कुछ दिनों पहले एक मुहिम चलाई थी सरकारी अस्पताल को लेकर के 10 दिसंबर 10 बजे 10 मिनट, जिसमें बाजपुर के लगभग सभी लोगों का हमें सहयोग प्राप्त हुआ था। ना केवल 10 मिनट के लिए, सांकेतिक रूप से बाजार बंद हुआ था, मंदिर बंद हुए थे, सभी लोगों ने हमें पूर्ण सहयोग किया था। आज इस मुहिम को मैं बहुत व्यथित हृदय से इस बात को कहना चाहता हूं कि आज लगभग 16-17 दिन हो गए, ये 15-16 दिन मुहिम चली थी और आज तक उस पर कोई कार्रवाई की सूचना मेरे पास कम से कम नहीं है। मैं कहता हूं मत दो मुझे सूचना, आप वहां पर डॉक्टरों की नियुक्ति कर दीजिए। आपने प्रश्न पूछा था गौरव भाई से कि कितने डॉक्टर हैं, तो मैं आपको इसकी जानकारी देता हूं। यहाँ पर कुल 21 पद हैं, जिस उसके सापेक्ष केवल 8 डॉक्टर इस समय वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं केवल 4 डॉक्टरों की हमें जरूरत है। पहले मेरी बात आप पूरी हो जाए। उसमें केवल 8 डॉक्टर इसमें उपलब्ध हैं। कोई कभी टीकाकरण में चला जाता है, कभी किसी की सरकारी अन्य कार्य में ड्यूटी लग जाती है, कभी प्रशासनिक कार्य होते हैं उसमें डॉक्टर्स चले जाते हैं, तो कई बार उपलब्ध डॉक्टर नहीं होते। रेडियोलॉजिस्ट का पद रिक्त है और उसकी जो अल्ट्रासाउंड मशीन है वो वहाँ रखी हुई है। डिजिटल एक्सरे मशीन है लेकिन टेक्नीशियन नहीं है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा हुआ है लेकिन वो चालू नहीं है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं जो पॉलीप्लेक्स से दिए गए थे, वो वैसे के वैसे ही जंग खा रहे हैं, उसका कोई उपयोग नहीं है। ऑक्सीजन पाइपलाइन 15,60,000 या कुछ एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, वो बिछाई गई थी लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है क्योंकि टेक्नीशियन नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। जो उपलब्ध होने चाहिए, जो स्पेशलिस्ट होना चाहिए, उपलब्ध नहीं है। उसके कारण वहां पर कोई भी मरीज जाता है, कोई भी गर्भवती महिला वहां पर जाती है, उसका कोई, चूंकि कोई महिला चिकित्सक नहीं है तो ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली कोई भी महिला का वहां पर कोई लाभ उसको नहीं मिल पाता। अल्टीमेटली उसको फिर प्राइवेट अल्ट्रासाउंड के लिए जाना पड़ता है। आप जब उस सरकारी अस्पताल में घुसेंगे तो आप पाएंगे जो अप्रोच रोड है उसको जाने वाली, उसमें इतना बड़ा गड्ढा है कि कोई वहां पर अस्पताल में कौन आ रहा है, टूटा फूटा ही तो आ रहा है, किसी की टांग टूटी, किसी का कुछ टूटा है, उसको कष्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। उसी को लेकर के हमने एक मुहिम चलाई थी। आज 16-17 दिन होने जा रहे हैं और
बेहद दुख है मुझे इस बात का कि कुछ नहीं हुआ। और मुझे दुख इस बात का है कि शायद हमारी या जनमानस की सरकार ने नहीं सुनी। इसको लेकर के मन हमारा आज भी बहुत व्यथित है। ठीक सर, जवाब ले लेते हैं आपका। सर, आपने कहा केवल 4 डॉक्टरों की आवश्यकता है, पद 21 हैं, डॉक्टर 8 हैं, जिसमें से वीआईपी ड्यूटीज और अन्य ड्यूटीज को लगा दिया जाए तो 3 से 4 डॉक्टर अस्पताल में मिलते हैं जो बेहतर उपचार लोगों को नहीं दे पा रहे। और महिला डॉक्टर तो आपके जिले में है ही नहीं, तो विकास किया कहाँ आपने स्वास्थ्य विभाग में? आपने कहा कि स्वास्थ्य में हमने बेहतर काम किए, कहाँ है वो बेहतर काम? जैसे कि हमारे बड़े ही सम्मानित अरुण शर्मा जी भाई साहब ने बोला कि महिला डॉक्टर नहीं है, तो यहाँ डॉक्टर मधु माथुर जी हैं। प्राइवेट है? नहीं, सरकारी में ही बैठी हुई हैं। आप उनको मिल सकते हैं, मैं नंबर भी उनका दे दूंगा इनको बाद में। और दूसरा विषय रहा कि भाई 24 घंटे काम करती हैं? 24 घंटे की जो एक हॉस्पिटल की व्यवस्था होती है उसमें वो करती हैं। अच्छा। जो एक डॉक्टर की जिस तरीके से एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के अनुरूप ही वो काम करती हैं। दूसरा विषय रहा कि हम चिकित्सा के क्षेत्र में सिर्फ लोगों को आगे बढ़ाते हुए और बड़े क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। हमने आयुष्मान कार्ड के साथ साथ हमने ये फैसिलिटी दे दी कि अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल की व्यवस्था अगर अच्छी नहीं लगती है, आपको लगता है कि वहाँ नहीं आप जाना चाहते हैं, तो हमने एक ऐसा आयुष्मान कार्ड, उत्तराखंड सरकार ने पहली बार ऐसा वो किया है, व्यवस्था की है कि 5 लाख रुपए तक आपका बीमा, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन सर आपको पता है और कि जिसका उस आंकड़ा मैं- उस उस आंकड़ा आयुष्मान मैं- कार्ड का ये है कि यदि प्राइवेट अस्पताल में जब इलाज तब होगा जब बीमारी की जानकारी आपको मिल जाएगी, डॉक्टर द्वारा रिपोर्ट में आ जाएगा। यदि आपकी कोई गंभीर बीमारी नहीं आती है तो आपको पूरा भुगतान करना पड़ेगा, चाहे वो 1 लाख हो चाहे 10 लाख हो। तो उसके लिए क्या है? जहां आपने जांच के विषय कहा, उसमें मैं बहुत ही खुशी के साथ ये बात कर सकता हूं कि हमारे इस उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इस जिले से निकलने के बाद पूरे प्रदेश में एक ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि चिकित्सा के क्षेत्र में एक बहुत गंभीर और एक बहुत बड़ा फैसला उन्होंने लिया कि भाई आप डॉक्टर के पास जाने से पहले इस बात से चिंतित रहते थे कि जांच कराते समय हम कहां से पैसा लाएंगे, क्योंकि जांच में भी एक बहुत बड़ा झोल झाल का कई बार शंका लोगों से द्वारा जताई जाती थी। ऐसा पहली बार हुआ है कि 1, 2, 3 नहीं 207 जांचें भी निःशुल्क कर दी गई हैं, और वो भी हमारे इस देश के, हमारे उत्तराखंड के माननीय धामी जी ने किया है। और बात जहां चलती है, आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, 13,700 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो डायलिसिस का कारण हो, चाहे 15,000 से ज्यादा लोग कैंसर वाले लोग हों या अन्य बड़ी बीमारी से, मैं पूरा आंकड़ा आपको गिनवा सकता हूं, उन इस आयुष्मान कार्ड से ही लाभ ले रहे हैं। बाजपुर हॉस्पिटल का कुछ नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल होगा। मैंने पहले कहा कि गर्त से इस स्थिति को निकालते हुए सिर्फ इस हॉस्पिटल को नहीं, हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की जब बात करते हैं तो पूरे प्रदेश की चिंता करते हैं। चलिए ठीक है, आपका चिंता लोग बता रहे हैं किस तरीके की। सर आप कुछ कह रहे थे? भाजपा के मित्र जमीनी हकीकत पे बात ही नहीं करते, वो आंकड़ों पे बात करते हैं। इस अखबार में, उस न्यूज पे वहां देख लो। मैं बाजपुर की एक स्थिति बता दूं आपको। कोरोना अपने पीक पे था, हर जगह ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, हर मोहल्ले से लाश निकल रही थी। उस समय जब ऑक्सीजन की कमी हो रही थी तो बाजपुर गुरुद्वारा कमेटी ने एक मुहिम छेड़ा कि हम यहाँ ऑक्सीजन लंगर प्रोवाइड करेंगे। भाजपा ने एसडीएम को भेज दिया कि इसको बंद कराओ। वहां एसडीएम पहुंची, इसे बंद कराओ। उसके बाद पूरी बाजपुर जनता इकट्ठा हुई, उसमें हमारे किसान सहयोगी जगतार बाजवा जी थे, और पूरी जनता इकट्ठा हुई। उनने पूरी जनता, वहां जनता ने कहा कि अगर आप सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन लंगर नहीं खोलेंगे तब तक हम यहाँ से बंद नहीं करेंगे। उसके बाद जैसे तैसे करके 2 दिन 3 दिन बाद सरकार ने किस तरीके से करके कुछ अरेंजमेंट करा, वो भी नहीं चला। तो भाजपा की स्थिति ये है कि अगर कोई अच्छा काम हो रहा है उसको बंद करा देते हैं। ये हमेशा जनता को टॉर्चर करते हैं और कुछ नहीं करते। चलिए, टॉर्चर करने का काम भाजपा करती है। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, ये हमारे भाई हैं, चलो बातों चीतों से बतेरा ढक रहे हैं, मगर सच्चाई ये है भी यहाँ पे जो मोदी जी ने कहा था वो डबल इंजन लगा दो, सारी सुविधाएं हो जाएंगी। मगर सच्चाई ये है भी 4.5 साल जो पहला इंजन था वो तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। फिर उसके बाद में दूसरा सेकंड बदला, वो भी फेल। तीसरा, अब ये पुष्कर सिंह धामी की वाहवाही कर रहे हैं, इनसे ये पता करो वो कितने दिन के हैं और कितने दिन के लिए हैं। तो आज ये जो सच्चाई है वे 5 साल व्यर्थ गए पब्लिक के। तो हर तबका, खाली एक हॉस्पिटल नहीं, हर क्षेत्र में पब्लिक अपने को छला महसूस कर रही है और इनसे निजात चाहती है। चलिए, भाजपा से निजात चाहती है। ये छात्र कुछ कहना चाहते हैं। आपका कोई सवाल? मेरा गौरव भैया से एक सवाल है कि पुष्कर सिंह धामी ने अभी कुछ दिन पहले पुलिस की वैकेंसी निकाली थी, सचिवालय तक तो पहुंची है, परंतु अभी जनता के बीच में तो आई नहीं है। हम युवा खाली ऐसी बैठे बैठे आपकी सरकार में देख रहे हैं कि वैकेंसी आए। और एक चीज बता दूं, आप बोलते हैं कि हरीश रावत जी की सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुए थे भर्तियों के मामले में। मैं आज आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, उत्तराखंड में फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हुई थी, आप ही की सरकार में हुई थी, और आप ही की मुख्यमंत्री और आप ही के हर व्यक्ति बैठा था। सबसे ज्यादा धांधली आपकी सरकार में, लाइव पेपर चल रहा था, वहां पे नकल चल रही थी, आपने फिर भी वो भर्ती क्लियर कर दी। जो हरीश रावत की सरकार में भर्ती हुई थी आपने उसको आज भी रोक कर दिया, और उस पे
आपके मंत्री श्री अरविंद पांडे जी साहब बोलते हैं कि इसमें मेरा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे उधम सिंह नगर के सबसे ज्यादा बच्चे भर्ती हुए थे और आप लोग भर्तियों के अंदर जातिवाद चालू करते हैं। आप बाजपुर की जनता और हम जैसे युवा इस बार आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। चलिए सवाल सर, जब आपने कहा हम रोजगार दे रहे हैं, युवा कह रहे हैं कि ना तो भर्तियां आ रही हैं लेकिन उनका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। मैं सबसे पहले दीनदयाल जी भाई साहब भी एक बात कह रहे थे, मैं उनसे चाहूंगा कि वो एक बार क्षमा मांग ले हमने उस शब्द पर जिन्होंने अभी बीच में बोला। कोविड के नाम पर किसी की मौतों को और लाशों को जो बोल रहे थे वो हर गली से निकल रही थी। ये शब्द मुझे लगता है कि किसी भी नेता के लिए शोभा देने वाला शब्द नहीं है। आप अपनी राजनीति के लिए ये मत बोलिए कि गलियों से लाशें निकल रही थी। इस बाजपुर में ऐसा दुर्दशा ना होनी चाहिए थी, ना हुई थी और ना कभी भविष्य में होगी। तो ऐसे शब्द का कम से कम आप प्रयोग मत करिए। एक बात आपका विषय है, आपको मैं पहले भाई आपका धन्यवाद करूंगा, आपने ऐसा विषय लाया और मुझे लगता है कि ऐसा विषय अभी तक आया नहीं था कहीं भी। आपके पास ऐसा कोई मेरे पास सुनिए, अगर ऐसा कोई आपके पास तथ्य हो। नहीं, पुलिस भर्ती पहले उन्होंने पुलिस भर्ती पर सवाल उठाए कि भर्ती आए लेकिन हुई नहीं। पुलिस भर्ती 8 साल हो गए तो समझ लीजिए 2017 से पहले। नहीं तो आपने क्या किया फिर? पुलिस भर्ती में मैं बता रहा हूँ 24,000 हमारी भर्ती जो प्रक्रिया है वो वर्तमान में चल रही है। अभी शिक्षकों की भी भर्ती पूरी हुई है, पुलिस वाले भी होने वाली है और 24,000 जो हमारे पास भर्तियां वो पूरी होने वाली हैं। कितने दिन में होगी? हाल फिलहाल में ही होने वाली हैं। हाल फिलहाल मतलब क्योंकि आचार संहिता भी हाल फिलहाल में लगने तो उससे पहले होंगी और शायद और भैया को मैं करेक्ट कर दूं, शायद उनको पता नहीं है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अरविंद पांडे जी के पास नहीं है। तो अरविंद पांडे जी का जो आपने शब्द नहीं फॉरेस्ट गार्ड भर्ती घपले की बात कर रहे हैं। वो यूं कह रहे हैं कि उन्होंने कहा आपकी सरकार गलती नहीं है जो उन्होंने कहा। आपकी सरकार सर, आपकी सरकार पर सवाल उठाए उन्होंने। सवाल उन्होंने उठाए हैं, ठीक है, लाजमी सवाल है, उनको ऐसा लगा होगा, उन्होंने कहा है। लेकिन हमारे विपक्ष के लोग भी बैठे हैं, ऐसा कोई तथ्य, ऐसा कोई भ्रष्टाचार का आरोप न पिछले हमारी केंद्र सरकार में लगा है, न वर्तमान में लगा है, न हमारी इस सरकार में, भाजपा सरकार में उत्तराखंड में लगा है। भाई साहब कह रहे हैं ऐसा कोई तथ्य है तो मुझे बाद में दिखा देंगे। चलिए वो तथ्य भी दिखाएंगे। सर आपने सुना सभी दलों को, सबसे बड़ी चीज ये कि भाजपा तो कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे डबल इंजन दौड़ा नहीं, रॉकेट की तरह चला है। लगता है आपको चला है? हाँ, चला है बहुत। अभी परसों हमारे बाजपुर के सारे किसान जो हैं वो सड़कों पर बैठे थे कि पोर्टल चालू कर दो, हमारा धान अभी तक नहीं तुल पाया और लोगों का धान अभी तक तुला नहीं है। उन्होंने आगे गेहूं भी बोनी है, आप समझ सकते हो, फिर उसकी कब पेमेंट आनी है। तो अभी तक धान ही तुलवा नहीं पाई सरकार ये किसानों का। तो आप समझ सकते हो कि कितनी तेजी से विकास कर रहे होंगे, कितनी तेजी से निर्णय ले रहे होंगे। भी अब आचार संहिता लगने वाली है, किसान अभी ट्रॉलियों में धान लेकर के बैठे हैं, वो अभी तक पोर्टल चालू नहीं किया है। तो कब उसकी पेमेंट होगी, क्या होगा? तो मैं तो बेसिकली आपने किसानों के लिए बैठाया, तो मैं ना तो कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ ना भाजपा का प्रवक्ता। तो सर किसानों की क्या समस्या है बाजपुर में सबसे ज्यादा? आज धान के लिए कितना लोग परेशान है, उसकी पेमेंट कब मिलेगी? धान की धान तुल नहीं रहा, कब धान कैसे पैदा किया होगा? अभी तक वो धान तुला नहीं है। रोजाना भी मंत्री ने आश्वासन दिया था कि मैं 25,000 कुंटल जो है वो जल्दी से जल्दी उसको चढ़वा देंगे हम आपका सरकारी उसमें। अभी तक पोर्टल ही चालू नहीं हुआ। परसों धरने पर बाजपुर भगत सिंह चौक पर हमारे क्षेत्र के किसान धरने पर बैठे और उनको 3 दिन का समय दिया गया कि चल जाएगा, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल से पोर्टल अभी तक चला नहीं। सर पूछ लेते हैं पोर्टल कब तक चलेगा? सर कब तक चलेगा किसानों के लिए पोर्टल? देखिए हमारे श्री जगतार सिंह बाजवा जी बहुत सम्मानित और बहुत ही श्रेष्ठ किसान नेता हैं और आपने बहुत कुछ हमारे साथ रहकर भी और हमने आपसे बहुत कुछ सीखा भी जब हमारे साथ संगठन में आप रहे। और सदैव आपके जो शब्द हैं, आपकी जो वार्ता है हमारे इसलिए बड़ा सकारात्मक रुख देती है। आपने जो विषय बताया है मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपके जानकारी में भी होगा। और पोर्टल वाला विषय जो है वो एक टेक्निकल फॉल्ट था जिसको मुझे कल जानकारी में आया कि 3 दिन पहले निपटा लिया गया था। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसी टेक्निकल चीजें जो कंप्यूटर से चलती हैं वो चीज आपके और मेरे हाथ में भी नहीं होती, आप और हम लोग जानते हैं। लेकिन किसान तो पिसता है ना उसके बीच में। किसान को न पिसने दिया जाएगा न पिसने दिया गया। भारत सरकार धरने पे क्यों बैठना पड़ा? ऐसी क्या नौबत आ गई कि उनको धरने पर बैठना पड़ गया? अब देखिए, मैं जगतार जी मेरे बड़े प्रिय बड़े भाई हैं, मैं उनके विषय में तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये कहूंगा आजकल मुद्दा विहीन हो गए हैं तो हो सकता है कि कुछ ना मिला हो तो बैठ गए हों। लेकिन ये है कि डिजिटल भारत में कुछ टेक्निकल चीजें कंप्यूटर की ओर से भी हो जाती हैं। सर वो आप तो डिजिटल इंडिया वाले हैं कि आपके डिजिटल इंडिया में हम सबसे आगे हैं, उसके बाद भी आप सबसे पीछे चल रहे हैं कि कोई फॉल्ट आ गया? नहीं, आपको मुझे लगता है कि किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। फॉल्ट आना ना आना कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, हमारे आपके फोन भी हैंग हो जाते हैं। लेकिन इस उत्तराखंड के अंदर सर्वाधिक विकास और पिछले 2017 के बाद में हमारी सरकार ने जिस गति से कार्य करा है, चाहे वो
सड़कों के राजमार्ग हो, चाहे चारधाम राजमार्ग हो, चाहे हवाई यात्रा वाली बात हो, हेलीपैड की बात हो, हमारे यहाँ पर 1 रुपए में, आप यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी, पूर्व की सरकारें कभी ये चिंता नहीं कर पाई कि लोगों को, हम बड़ी बड़ी बातें कहते हैं 60 साल 70 साल सरकार आगे को बढ़ गई, लेकिन हम भूल गए कि व्यक्ति को हमारे यहाँ अतिथि देवो भव में पानी सबसे पहले पूछा जाता है। और पूर्व की सरकार ये भूल गई कि पहाड़ में रहने वाले लोग भी पानी को जरूर पूछना चाहिए, वहाँ पानी का कनेक्शन नहीं था। हमारी धामी सरकार ने ये व्यवस्था बना दी, हमारे माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से वो व्यवस्था बन गई। अच्छा, पानी पहुंच गया वहाँ? 1 रुपए में कनेक्शन व्यवस्था बना दी, और अगर आप वहां जाकर देखेंगे तो पाइपलाइन घर तक पहुंच गई है। नहीं सर, पानी पहुंचा जी, बहुत बड़े क्षेत्र में पानी पहुंच गया। पानी कहीं नहीं, कौन सी जगह पहुंचा, आप बताइए। मैं बता रहा हूँ, आप रामनगर से ऊपर सल्ट होते हुए जब जाएंगे, आप देखेंगे कि जिन घरों में पानी नहीं आता था, अब पहले बिल्कुल पानी 6-6 महीने 2-2 महीने पानी नहीं आता था और नीचे खींच कर वो पानी लाते थे। आज 2 दिन में 1 दिन में पानी आने की व्यवस्था बनी है, क्योंकि मोटर और नीचे का बहुत बड़ा सिस्टम नीचे ऑपरेट हो रहा है, और बहुत जल्दी पर डे और रोज का काम यहाँ पर जो पानी हमको चाहिए होता है। पानी नहीं सर, आपकी जो योजना थी उसमें पाइपलाइन लगी है अभी सारे पहाड़ों में, और उन पहाड़ों में, उन नलों में पानी नहीं पहुंचा अभी तक। मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ, आप थोड़ा सल्ट में नहीं सर, एक मशहूर एक जगह है, मैं आपको नाम लेकर ही बताता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं हवा में कह दूंगा, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी की तरह ऐसा काम नहीं करूंगा कि वो ये कह दें कि साहब पानी लाएंगे और वो घर में ही पानी पहुंचा देते हैं आपदा में, तो मैं वो वाली बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि मछोड़ की जगह आप पहले वहां जाइएगा, सल्ट के ऊपर थोड़ा जाइएगा, अल्मोड़ा में भतरोज खाने की जगह वहां जाइएगा, कुछ जगह पे आ भी गया है पानी। सर, हमें एक व्हाइट कागज में सिर्फ छोटा सा काला तिल नहीं देखना चाहिए, हमको एक व्हाइट पेपर भी देखना चाहिए। जो सर मैं बताता हूँ, मैं पूरा गढ़वाल मंडल का भ्रमण करके आ रहा हूँ, पहाड़ के किसी गांव में पानी नहीं पहुंचा, केवल नल पहुंचे हैं आपके, और कहीं ऐसे गांव है जहाँ नल भी नहीं पहुंचे हैं। ये तो मानते हैं पाइपलाइन पहुंची है, पाइपलाइन का क्या करेंगे? ये तो मानते हैं कि सिस्टम बन रहा है, ऑपरेट हो रहा है, ये तो मानते हैं पानी मैं ये तो मानते हैं स्टोरेज हो रहा है। एक बार हमारे साथियों से पूछिए कि उन्होंने कभी पानी की तरफ चिंता करी, जो मूलभूत आवश्यकता है, ये बड़े बड़ी चुनौतियां दे रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं वो तो फ्री देने को तैयार है, बिजली पानी सब। वो तो सब फ्री देते हैं। ये गौरव भाई हमारे बड़े प्रिय हैं, तो चलो ये हम इनका बुरा भी नहीं मानते, क्योंकि इनको, इनकी पार्टी को सरकार चलाने का सिस्टम का पता नहीं है। ये बातें लच्छेदार बहुत बढ़िया से तरीके की, हमें भ्रष्टाचार करना नहीं आता, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये बातों के जो लच्छेदार बातें घुमाने में बड़े तेज हैं। तो आज एक मिनट, जो एक ही सिक्के के पहलू हैं दोनों, सरकार और भ्रष्टाचार दोनों को एक ही मानते हैं, इसलिए कहते हैं हमको आता नहीं है। आज हमारे इतने बड़े डैम बन गए, सारी सड़कें, बिजली, पानी, सब कुछ, और उसके बाद भी देश की जीडीपी कहाँ थी, और इन्होंने करा भी कुछ नहीं, और आज देश कहाँ पे है, और सारा कुछ बिकने को तैयार है, अभी भी ये मानने को तैयार नहीं। अच्छा सर, महंगाई को लेकर मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ सभी लोगों से, महंगाई से फर्क पड़ता है? महंगाई से बिल्कुल फर्क पड़ता है। 2014 में जो गैस सिलेंडर 400 रुपए का था, वो 1000 रुपए का हो गया है। एक साल में अगर हम घर के हिसाब से देखें तो 7000 रुपए सीधा सीधा गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हो गई है। जो लाई का तेल 50 रुपए लीटर था, वो आज 200 रुपए लीटर है, और अडानी जी का जो ब्रांड है हमारा फॉर्च्यून, उसमें उसका रेट लगभग 265 से 275 रुपए है। ये 2 चीजें, और तीसरी चीज जो सबसे बड़ी मैं सच्चाई आपके बीच में बता रहा हूँ, हमारे बाजपुर में जो बिजली का बिल आज से 4 साल 5 साल पहले 1 महीने का 2 महीने का जो बिल आता है, वो 405 रुपए 500 रुपए होता था, वो बिल इस समय 3000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आ रहा है। तो महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। देश की स्थिति हो चुकी है कि आम नागरिक सरवाइव भी नहीं कर पा रहा है। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, मोदी जी जब युवाओं की बात करते थे, आज युवाओं को रोजगार तो दिया नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, लेकिन वो रोजगार अपना परिवार चला रहे हैं। और भारत दुनिया का एक ऐसा देश बन चुका है जिसमें रोजगार, युवाओं के पास बिल्कुल रोजगार नहीं, और युवाओं के ऊपर ही महंगाई की सबसे ज्यादा मार है। महंगाई से बहुत नुकसान है। महंगाई से फर्क पड़ता है? जी, बहुत फर्क पड़ता है। जी, ठीक, आपको महंगाई से फर्क पड़ता है? महंगाई से भी फर्क पड़ता है, और पड़ा भी है, और आम हमारा घर के रसोई का काम नहीं चलने वाला, इतनी महंगाई हो गई है। बाकी हमारे भाई छोटे गौरव जी ने कुछ सबका विकास और सबकी बात कहने की बात कही थी, उसके बारे में 2 बातें बताना चाहता हूँ। ग्राम में ये जाके नहीं देख पाते। ये तो कह रहे हैं कि नल पहुंच गया, पानी पहुंच गया। ना हमारे यहाँ नल है अभी लगा, ना हमारे यहाँ टंकी का पानी आया है, ना हमारे यहाँ आरसी है, ना ही अभी हमारे शौचालय मिला है, जो कहते हैं शौचालय मुक्त हो गया। इन्हें कोई पता नहीं गांव में जाके क्या विकास है क्या नहीं है। वही बड़े ठेकेदार यहाँ बनते हैं जो
विधायक बन के चले जाते हैं, उनसे कोई विकास होने के नहीं, उनके ठेकेदार चुगलियों वो साथ होते हैं और ये कहते हैं विकास होता है। ये डबल इंजन की सरकार इस बार फेल है, नहीं आ पाएगी। नहीं आ पाएगी। ठीक सर, आप कुछ कह रहे थे? पानी की पाइपलाइन के संबंध में गौरव भाई ने जैसा बताया, बाजपुर में मैं समझता हूँ 30 से 40-50% तक गलियों में पानी की पाइपलाइन नहीं है। और इसके संदर्भ में हमने जो यहाँ के असिस्टेंट इंजीनियर हैं, शायद बद्दर आलम जी नाम है उनका, उनसे एक बार बात की थी। उनका था बजट के अभाव में ये नहीं हो पा रहा है, आप प्रस्ताव या नगर पालिका या आप लोग प्रस्ताव बना के भेजें तो उसको देखा जाएगा। समस्याएं बहुत ज्यादा है। सर आप कुछ कह रहे थे? सर मैं किसान मुद्दे पे 2-4 बातें करूंगा। अभी पीछे 2-3 महीने पहले बहुत तगड़ी आपदा आई, जिसमें के किसानों की फसल तैयार थी और फसल बर्बाद हो गई। मैं खुद एक छोटा किसान हूँ, मेरी 2-3 एकड़ धान खराब हो गया बिल्कुल। और बड़े बड़े सर्वे हुए, बहुत बहुत तगड़े इन्होंने वो करवाए पटवारियों से मिल के, एक भी बंदे को उसका नुकसान का मुआवजा नहीं मिला, एक भी किसान को। और जो इन्होंने जिसे मिले चेक भी बाउंस हुए। जो हमारे यहाँ चेक बांटे गए, चेक बाउंस हुए। चेक भी बाउंस हो गए। और सर एक बात और करना चाहता हूँ, अभी तक धान की पेमेंट नहीं दी गई है। और माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि किसानों की आय 2021 में दुगनी कर देंगे। इसका मतलब हमारी जो पेमेंट रुकी हुई है धान की, इसका मतलब हमें फिर अब 4000 का रेट मिलेगा। इसका जवाब चाहिए हमें। आपका सर सवाल कोई? मेरा कोई सवाल नहीं, मैं संतुष्ट हूँ बीजेपी सरकार से। आप खुश हैं? खुश हूँ मैं। महंगाई से भी? महंगाई एक तरफ, जहाँ हम विश्व की कोरोना जैसी बीमारी से आज बचे बैठे हैं, तो वो मोदी सरकार की देन है, बीजेपी की सरकार की देन है जो आज हम बचे बैठे हैं। सर आप? मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब यशपाल आर्य जी थे विधायक हमारे और मंत्री जी भी थे, उस टाइम पे आम जनता को तो कोई फायदा हुआ नहीं। जो बड़े बड़े लोग थे, चाटुकार थे, उनको बहुत कुछ फायदे हो गए। तो ये कांग्रेस और बड़े बड़े नेता जो हैं, छोटे तो अभी उस समय तो भाजपा में थे। हाँ, भाजपा में आए तो थे। भाजपा वालों को फायदा हुआ? मैं कोई भाजपा से बाहर नहीं, भाजपा आदमी किसको फायदा हुआ? भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को? नहीं, भाजपा के बड़े नेताओं को नहीं। जो बड़े बड़े पहले से ही उनका वो रहा है कि उनके आगे पीछे चाटुकार रहते हैं और चाटुकारों का ही फायदा होता है, आम जनता को कोई बेनिफिट नहीं होता। ठीक सर। सर सवाल आपने सुने, काफी लोग भाजपा से नाराज हैं और किसानों के तो आपने भुगतान नहीं किया, बरसात के समय में बड़ा नुकसान हुआ, चेक जो दिए वो बाउंस हो गए। कहाँ गए चेक? पैसा कहाँ गया उन चेक? देखिए मुझे पहले तो ये जानकारी में नहीं था कि यहाँ पे आपने लोगों को ही बुलाना था। नहीं तो मेरे लोग जो या आम जनता यहाँ पर होती तो वो सर्वाधिक बोलने का काम करती और बिल्कुल सही बात बोलती। नहीं तो इनके ये झूठ बोल रहे हैं कि चेक इनके बाउंस हुए? इनको झूठ नहीं कहा, मैंने कहा कि जनता और आती है तो जनता सच बोलती है। तो क्योंकि इनके चेक का बताइए, इनके चेक का। अब भाई साहब ने जो चेक की बात कही है तो मैं आपको बता दूं कि पूरे बाजपुर के अंदर जब पहली बार ऐसा प्रकरण हुआ कि जिसमें आपदा जब घर घर तक पहुंची, पानी जब घर घर तक पहुंचा, तो हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री घर नहीं बैठे, एसीयू में नहीं बैठे, उन्होंने ट्रैक्टर पर बैठकर भी गांव-गांव में गए, उन माँ के पास गए जिसके आंसू अपनी आंखों से, अपने हाथों से पोंछने थे। वो उस बहन, उस भाई, उस बेटे तक पहुंचे जो शायद अपने आप उठकर खड़ा होना चाहिए था। तकलीफ भाई साहब आपके हिसाब से नहीं, मैं अपने हिसाब से बोलूंगा। नहीं सर, वो उनका जवाब ये है कि हमारे चेक बाउंस हो गए। अब इनके चेक बाउंस हो गए, इनके चेक बाउंस हो गए, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस पूरे बाजपुर के अंदर अगर एक एक गली में, एक एक वार्ड में, एक एक क्षेत्र में जाकर सबको चेक मिले हैं और 2 बार एक वो कह रहे हैं तहसील में बैठे हजारों लोग जिनके चेक बाउंस हुए। देखिए मैं अब इनको करेक्ट कर दूं, मैं खुद तहसील में गया हूं, मैं तहसील में खुद गया हूं, मैं खुद बैठा हूं, मैंने खुद लोगों से मिला हूं, माननीय तहसीलदार महोदय। मतलब आप मानते हैं कि चेक बाउंस हुए आपकी सरकार? बैठा हूं मतलब मैं उसमें धरने पे नहीं बैठा हूं, मैं पार्टी में हूं, धरने पे नहीं बैठा हूं। यानी कि यह है कि निगरानी में सारी चीजों को देखा, कोई चेक बाउंस नहीं हुआ। क्योंकि मुद्दा विहीन लोग हैं, कुछ लोगों के द्वारा चीजों को गढ़ा जा रहा है कि इस धामी सरकार को, इस युवा मुख्यमंत्री को, एक अनुभव वाले, एक लोकप्रिय, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता को कैसे रोका जाए, कैसे उसको थामा जाए, ऐसा कुछ लोगों की मन गढ़ंत कहानियां हैं। नहीं तो आप सोच कर देखिए, इससे पूर्व में जितने भी मुख्यमंत्री आए, या तो वो शराब के स्कैंडल में पकड़े जाते थे या विधायक खरीद फरोख्त में पकड़े जाते थे। इस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने, इस युवा मुख्यमंत्री ने लोगों के घर घर जाके लोगों के आंसू पोंछे हैं। और जिस आपदा की आप बात कर रहे हैं, जिस आपदा की आप बात कर रहे हैं, उस आपदा के अंदर लोगों को चेक बटे हैं। मैं 984 चेकों का गवाह हूं। आप अगर क्षेत्र में जाएंगे तो आप लोग बताएंगे, हाँ उन लोगों के चेक नहीं बटे होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो पूर्व की भांति जो नेताओं के इशारे पे और विधायकों के इशारे पे ये कहते थे इनको चेक दे दो, बिल्कुल नहीं मिलेंगे इनको चेक, और मिलने भी नहीं चाहिए थे। लेकिन आप कई लोग कह रहे हैं चेक मिले लेकिन चेक बाउंस हो गए। देखिए अगर इनके पास है तो ये दिखा दें। मैं तो कहता हूं अभी आपके सामने कहता हूं दिखा दें, मुझे फोटो होगी इनका, वो दिखा दें।
कहने से नहीं सर, हम बातें करने नहीं आए, हम काम करने आए हैं। लेकिन मैं आपको दावा करता हूं कि मैं इस बाजपुर के अंदर आपको गली गली में ऐसी माताओं को, इनके ऐसी बहनों को और ऐसे ऐसे असहाय लोगों से मिलवा सकता हूं जो कि धामी जी ने करके दिखाया, बातें नहीं करी है। करके दिखाया, धामी जी ने करके दिखाया। सर आप कुछ कह रहे थे? भाजपा के मित्र कह रहे थे कि धामी जी से पहले के सारे मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त थे, तो क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे? क्या खंडूरी जी और रमेश पोखरियाल निशंक भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे? आपने कहा था। अब मैं कहता हूं रिकॉर्ड हो रही, बिल्कुल रिकॉर्ड हो रही है। जी बताइए। अब मैं कह रहा हूं कि 4 साल तक त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे मुख्यमंत्री थे। फिर एक न्यूज चैनल ने पूरे देश में सर्वे करा और उन्होंने बताया, सर आप भी जरा सुन लीजिए फिर आप जवाब देना। फिर उस न्यूज चैनल सर्वे करके कहा कि ये त्रिवेंद्र सिंह रावत है पूरे देश के सबसे खराब मुख्यमंत्री हैं, पीछे से नंबर 1 पे हैं। तो भाजपा ने कहा ठीक है हम दूसरा मुख्यमंत्री लाएं, थोड़े खराब निकले। उस 4 साल में जो आपने पूरे उत्तराखंड की जनता का समय खराब किया है, उनका जीवन खराब किया है, उसके लिए क्या आप माफी मांगेंगे? आप क्या माफी मांगेंगे सर? जनता ये आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप माफी मांगेंगे? जनता जन आदेश। अच्छा ये बताइए, आपने ना पहले सर मैं उस साथ में एक सवाल और जोड़ देता हूँ। मैं ये कह रहा था कि 3 मुख्यमंत्री क्यों बदलने पड़े? पहले सवाल का जवाब देता हूँ। पहले आपने कहा जनादेश, जनता के सामने माफी मांगना। हमेशा कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी जनता से बड़ा नहीं होती, और माफी मांगना और जनता के आदेश को मानना हमारा प्राथमिकता, और हमें मानना ही चाहिए। दूसरा विषय जो दीनदयाल जी ने कहा, दीनदयाल जी को आप आम आदमी पार्टी पे ध्यान ज्यादा दें। त्रिवेंद्र जी को कैसे हुआ, भारतीय जनता पार्टी में कैसा हुआ, आपको उसकी ज्यादा चिंता है। आपको चिंता इस बात की होनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी सरकार जो यहाँ पर बड़े बड़े भाषण और बड़े बड़े निर्णय को लेकर और यहाँ पर फ्री की व्यवस्था लाने चाह रही है। उत्तराखंड सरकार में सब लोग मेहनत का लोग हैं, अपना काम करना जानते हैं, और सब लोग अपने स्वाभिमान के साथ जीते हैं। यहाँ फ्री वाले नहीं, यहाँ आप सब लोग जो हैं वो कर्मशील लोग हैं, कर्म करना जानते हैं। इसलिए दीनदयाल जी आपकी उन बातों को तो मैं बिल्कुल नकारता हूं जिन विषय को आप कह रहे हैं, त्रिवेंद्र जी वाले विषय को। यहाँ सब कर्मयोगी हैं। चलिए सर, एक सवाल, एक सर मैं किसानों से जुड़ा हुआ सवाल ले लूंगा। सर बीजेपी के नेता कहते हैं कि जो चेक बाउंस हुए किसानों को दिए गए मुआवजा, वो झूठ बोल रहे हैं। जो सत्य लोग थे, जो असली में किसान थे, उनको चेक मिले, वो उनको चेक भी क्लियर हुए और उनको भुगतान भी किया गया। लगता है क्या ऐसा हुआ है? नहीं, अगर असली को चेक मिले और भुगतान हुआ तो इसका मतलब फिर जिनके चेक बाउंस हुए हैं वो असली नहीं थे। वो कह रहे हैं हमें दिखा दीजिए कोई हुए तो। हैं? वो कह रहे हैं हमें दिखाइए, हम करवाते हैं उन्हें क्लियर। हाँ ठीक है, वो उनका कहना ठीक है कि अगर जो नहीं हुए हैं तो उनको, जिन्होंने बात उठाई वो क्लियर कर देंगे और उनको करना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी सत्यता को नकारते क्यों हैं तुरंत? उनको ये कहना चाहिए था कि अगर ऐसा कोई विषय है तो हम उसको चेक करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। एकदम जनता जनार्दन की बात को नकार देते हैं कि साहब ये तो झूठ बोल रहे हैं। तो भारत देश की जनता झूठ बोल रही है, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोल रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है, और देश का मजदूर किसान देख रहा है, नौजवान देख रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से झूठ पर टिकी हुई है। आप देखो उत्तर प्रदेश को लो, उत्तराखंड को लो। उत्तराखंड में तो एक मुख्यमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी की ने, ये भी कह दिया था कि यहाँ तो बेरोजगारी की दर जो है वो माइनस में है, और मतलब यहाँ कोई है ही नहीं बेरोजगार। आप समझ सकते हैं। तो इसका मतलब वो भी सच्ची होगा फिर आज हमारे साथी ये कह रहे हैं कि साहब वो भी झूठ बोल रहे हैं। तो इनके बारे में मैं यार बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता इस समय। हम क्योंकि किसानों के मुद्दों पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी से लड़ते लड़ते हमें यार 1 साल तो लगातार हो गया। अब और क्या कहें, अगर अभी भी इन्हें समझ में नहीं आई कि इनका मंत्री रात के 11 बजे उन कानूनों के फायदे गिनवा रहा है और सुबह इनका प्रधानमंत्री आके कह रहे हैं मैं वापस लेता हूँ। आप यहीं से समझ लो। और आज भी कल इनके मंत्री ने कहा कि 3 कानून फिर वापस आएंगे, वो कल की अखबार में आया, आज की अखबार में आया। ना ऐसी तो कोई योजना ही नहीं है। अब सच कौन बोलता है ये सारे जानते हैं। चलिए सर, सच कौन बोलता है ये सभी जानते हैं। सर मेरा एक सवाल है, यशपाल आर्य जी लड़ेंगे इस विधानसभा सीट से? ये तो सीनियर नेताओं के डिसीजन के ऊपर है, ये हम इसमें नहीं बोल सकते। नहीं, आप उनके साथी हैं, आप चाहते हैं वो लड़े ना लड़े? नहीं, 1 मिनट, यहाँ पे जो भी पार्टी का कैंडिडेट आएगा, ये कमेटी बनेगी वो उन्होंने डिसाइड करना। नहीं सर, आप समझे नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि विकास कार्य, वो कह रहे हैं हम यहाँ रहे, क्या वो लड़ेंगे? इसके बाद पहले तो मैं ये जवाब देना चाह रहा हूँ, जो अभी किसानों की सब चीज चल रही थी, इसमें मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस अगर कोई बात कमिटमेंट करती है, मुंह से निकालती है, तो वो पूरी करती है। और ये भाजपा सरकार ने जो भी
कोई वादा करा है उस पे स्टैंड नहीं करते। यशपाल आर्य को तो बड़ा विरोध प्रदर्शन, बड़ा विरोध किया जा रहा है। कल परसों भी देखा गया, काले झंडे उनको दिखाए गए हैं। हाँ, तो ये किसान और यहाँ की जो पब्लिक है सारी, ये सीनियर टीम देखेगी ये सारी चीजें। तो नाराज है पब्लिक। ये पिछले दौर में ये जब बीजेपी में थे उस वजह से तो थोड़ा, तो मतलब यहाँ से पलायन कर जाएंगे इस बार। अब ये सीनियर लीडर सब चीज डिसाइड करेंगे, सब चीज देख के। सर आप क्या कह रहे हैं? ये भाजपा के मित्र और कांग्रेस के मित्र बोल नहीं पाएंगे वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो निजी स्वार्थ के कभी भाजपा में जाते हैं, कभी कांग्रेस में जाते हैं। और ये लोग खुल के नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे कि हो सकता है कल को भाजपा में चले जाएं, कल को कांग्रेस चले जाएं, और ये लोग रोक नहीं पाएंगे। क्या सही बात है सर ये क्या जी कि यशपाल आर्य जी फिर भाजपा में चले जाएं? अब ये भाजपा वालों ने प्रपार्टी तो बना दी है, क्या भरोसा किसका क्या दोनों चाह सकते हैं। ये तो अभी ये आ नहीं सकते, इनके इंडिविजुअल नहीं है। नहीं तो आप ये बताइए, वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे यहाँ से? मेरा तो इनके पहले ये विरोध करते थे, फिर उसी में अच्छाई दिखने लगती है। ये तो मैं भाजपा की तो पता नहीं क्या अलग ही इनका नाम। नहीं सर, आप मेरा सवाल सुनिए कि वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे इस सीट से? ये तो डिसाइड करेगी ऊपर की कमेटी, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, कहीं से लड़ेंगे। नहीं, कांग्रेस जन क्या चाहते हैं आगे? कांग्रेस जन तो वो चाहते हैं जो सीनियर टीम डिसाइड करेगी, जिसको टिकट मिलेगी उसको लड़ाया जाएगा, और वो टिकट डिसाइड होगी सारी जनभावनाओं को देखते हुए। यानी कि यशपाल आर्य यहाँ से इस बार पलायन करेंगे, ये साफ हो चुका है, क्योंकि जनभावना तो नहीं चाहती यशपाल आर्य यहाँ से चुनाव लड़े। कुल मिला के कहा जा सकता है कि इस विधानसभा सीट पर, कुल मिलाकर एक बड़ी चीज ये है कि इस विधानसभा सीट पर जनता क्या चाहती है, एक बार उनसे वो भी राय ले लेते हैं। सर आप क्या कह रहे हैं, क्या चाहते हैं? यशपाल आर्य लड़ेंगे? यशपाल आर्य जी के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे उत्तराखंड में 2 बहुत बड़ी आपदाएं हुई हैं। एक है केदारनाथ आपदा, और उस समय जब केदारनाथ आपदा हुई तो राजस्व मंत्री हमारे बाजपुर के जो पूर्व में विधायक रहे हैं वह रहे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, देवों की भूमि कहा जाता है। केदारनाथ आपदा के माध्यम से देवभूमि को कलंकित करने का काम अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो वो हमारी बाजपुर से विधानसभा से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज, 2017 में एनएच घोटाला हुआ। पूरा देश जानता है कि उसी एनएच घोटाले की वजह से उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा एन मौके पर, जिसमें 40 साल तक उन्होंने काम किया, और भाजपा में चले गए। भाजपा ने भी बिल्कुल वॉशिंग मशीन की तरह काम किया। जो व्यक्ति भ्रष्टाचारी था उसको टिकट दे दी और उन्होंने चुनाव जीता। इसी चीज का नहीं सर, आप चाहते हैं कि यशपाल आर्य इस बार चुनाव? बाजपुर की जनता बिल्कुल नहीं चाहती कि यशपाल आर्य यहाँ से चुनाव लड़े। पूरा बाजपुर उनके विरोध में है। आप चाहते हैं? नहीं चाहते, बिल्कुल पसंद इसका, बिल्कुल इनका विरोध होगा डट के। हम नहीं चाहते, यहाँ का स्थानीय विधायक होगा इस बार। ठीक, आप चाहते हैं? हमें 50 किलोमीटर दूर वाला विधायक नहीं चाहिए, हमें स्थानीय विधायक चाहिए, यहाँ का लोकल का स्थानीय विधायक चाहिए। सर आपकी क्या मांग है? जो शिक्षा की बात करेगा, स्वास्थ्य की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, वो बाजपुर का विधायक होगा। यशपाल आर्य? अब कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो। आप क्या चाहते हैं? सर हमें स्थानीय विधायक चाहिए। और आप सर? जो बाजपुर के हितों की रक्षा करेगा। आप? हम ये चाहते हैं जो आम जनता से जुड़े डायरेक्टली, और चाटुकारों से यहाँ की जनता को मुक्ति चाहिए। सिर्फ बड़े बड़े अरबपति और उद्योगपतियों के काम हो रहे हैं, आम जनता का कोई काम नहीं हो रहा आर्य जी की सरकार में। आप क्या चाहते हैं? मैं गौरव भैया से एक सवाल कहना चाहूंगा। गौरव भैया, जब विकास पुरुष बोलिए। कांग्रेस में थे तब आप उनको बोलते थे कि वो भ्रष्टाचारी हैं। जब आपके उसमें आए बीजेपी में तब उनका दामन एकदम साफ, एकदम सुथरा, बिल्कुल सफेद चिट्टे एकदम कपड़े की तरह हो गया। आज वो फिर कांग्रेस में चले गए तो आप फिर बोल रहे हैं वो भ्रष्टाचार है। मतलब आप, एक तो मोदी जी ने बोला था कि मैं इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करूंगा, और आपकी सरकार बोलती है कि मैं अपने राज्य को भ्रष्टाचार से मुक्त कर दूंगी। तो आप ऐसे विधायक के लिए टिकट दे रहे हो, ऐसे व्यक्ति को जो कांग्रेस में एक राजस्व मंत्री रह के उसने इतना बड़ा घोटाला। नहीं, आप चाहते हैं कि यशपाल आर्य? हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम वो व्यक्ति आप चाहते हैं? बाजपुर की जनता को हम जो बाजपुर की जनता चाहती है वो हम चाहते हैं। आप क्या चाहते हो? आप नहीं, हम नहीं चाहते। यशपाल आर्य नहीं चाहते? नहीं चाहते। आप? जो बाजपुर के हित में काम करेगा हम उसे चाहते हैं विधायक। चलिए, तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि यशपाल आर्य से यहाँ की जनता काफी खफा नजर आ रही है, लेकिन भाजपा जरूर यहाँ दावा कर रही है कि डबल इंजन जो सरकार है उन्होंने बहुत तेजी से यहाँ काम किया, और इसके साथ ही 2022 में फिर यहाँ भाजपा अपना प्रचंड रहेगी। लेकिन देखना होगा कि इस बार इस विधानसभा सीट में क्या अलग निकल कर आता है। क्या यशपाल आर्य इस सीट से पलायन करते हैं या फिर यहीं से चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचते हैं? तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।